सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा कल हम लोगों ने एटॉमिक रेडियाई डिस्कस किया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बेटा हम डिनोट करते हैं जेड स्टार से, या इसको हम जेड अफेक्टिव से भी डिनोट करते हैं। जेड अफेक्टिव या जेड स्टार दोनों आप लिख सकते हो। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है बेटा? सपोज करो किसी एटम का ये न्यूक्लियस है और बाहर एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और इनर सेल में अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होंगे, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, वो क्या करेगा? सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है ना? तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे एक अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का। ठीक है ना? लेकिन उसी टाइम पे क्या होगा, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे? इस आउटर इलेक्ट्रॉन को सेम चार्ज की वजह से रिपेल कर रहे होंगे। तो रिपल्शन कर रहे होंगे, इसे रिपेल कर रहे होंगे। प्रोटॉन क्या कर रहे हैं? इसको बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? भाई जितना अट्रैक्शन है उसमें से रिपल्सिव फोर्स को माइनस कर दीजिए, वही तो होगा। और हमेशा हमें क्या याद रखना है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो हमेशा डोमिनेट करेगा रिपल्सिव फोर्स से, क्योंकि अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटेड नहीं होगा तो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा यहाँ से। क्लियर? तो होता क्या है बेसिकली, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि इनर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन को सेम चार्ज की वजह से, जिसकी वजह से इस रिपल्शन के कारण क्या होता है, जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और कितना डिक्रीज होता है वो अट्रैक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं? अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जो नेट अट्रैक्शन होगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का, वो कितना होगा? अट्रैक्शन फोर्स माइनस रिपल्सिव फोर्स। ठीक है ना? जो नेट अट्रैक्शन है वो क्या कहलाएगा? हमारा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर के ऊपर। ठीक है ना? और एटॉमिक नंबर से मुझे पता चलता है वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। माइनस रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा को हम लोग स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। यानी किसी भी आउटर इलेक्ट्रॉन पे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, वो इक्वल टू होगा किसके? अट्रैक्टिव फोर्स जेड माइनस सिग्मा यानी रिपल्सिव फोर्स के इक्वल होगा। क्लियर है? तो यहाँ तक मुझे पता होना चाहिए। उसके बाद मुझे पता होना चाहिए शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा? किसी भी एलिमेंट के अंदर जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट कौन करता है? न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज नहीं होता। लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? चारों तरफ न्यूक्लियस के शील्ड बना लेते हैं, कवरिंग बना लेते हैं, उसे ढक लेते हैं न्यूक्लियस को। ठीक है ना? तो शील्ड बना लेते हैं। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शील्ड बना लेते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। इसी को हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट। और जब ये शील्ड बना लेते हैं तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाता है? थोड़ा कम हो जाता है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद बेटा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। यानी सिग्मा को कैलकुलेट कैसे करेंगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास है स्लेटर रूल, जो स्लेटर ने हमें दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे दो केस पढ़ते हैं। द केस नंबर 1 इज फॉर NS और NP इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ। यानी एस सब शेल में और पी सब शेल में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तब हमें कौन से रूल लगाने हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है, सिंपल सा रूल है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है अकॉर्डिंग टू रेडियस, एंड आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेना है हर एक सेल के अंदर। आपको कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है यहाँ पे थियोरटिकल हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर nth लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो उसके लिए जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो होगी 0.35। अगर n-1 लेवल है तो 0.85। अगर n-2, n-3, n-4, 5 कुछ भी है तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी? 1। और एक एक्सेप्शनल केस है आपके पास हीलियम, जहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कितनी लेंगे? 0.30। ठीक है ना? हीलियम क्या होता है? 1s2, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन देखना है मुझे, तो अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए वैल्यू कितनी लूँगा? 0.30। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट सिग्मा फॉर 4s इलेक्ट्रॉन इन जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 30। ठीक है ना? अब जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 और आपको बताना है कि इसमें 4s इलेक्ट्रॉन में क्या बताना है? सिग्मा की वैल्यू बतानी है। तो 4s पे बतानी है तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा, जिंक का कितना हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। सॉरी ये रिपीट हो गया है यहाँ पे, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, ये बन गया। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू एनर्जी के अकॉर्डिंग लिखना है, पहले फर्स्ट सेल, फिर सेकंड सेल, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है ना?
वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3D क्या होगा, बाद में फिलअप होगा, 4s पहले फिलअप होगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे एनर्जी के अकॉर्डिंग लिखना है यहाँ पे, पहले फर्स्ट सेल, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया और सभी को क्या किया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। 1s2 को अलग, सेकंड सेल वालों को अलग S और P को, थर्ड सेल में कौन कौन से S, P और D उनको अलग कर दिया और 4s को अलग कर दिया। अब आपको सिग्मा निकालना है किस पे, 4s इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, जिस भी इलेक्ट्रॉन पे निकालना है उससे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर करके चलेंगे। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, ठीक है ना। अब बाहर वाले 4s पे मुझे क्या करना है, स्लेटर कांस्टेंट सिग्मा निकालना था, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो बाहर वाले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो न्यूक्लियस के पास ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा ना, रेफरेंस जिसके ऊपर मुझे निकालना है, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा उसको, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मानेंगे। और n कितना है मेरा, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा बन गया, n सेल, और n में से 1 गया, 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, n कितना है 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 3 थर्ड सेल में हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 6, 10 और 2, 6, 8 और 10, 18 इलेक्ट्रॉन। फिर n माइनस 2 यानी n 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, सेकंड सेल में कितने हैं हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास जो है n माइनस 3 में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। बस मेरा क्लियर हो गया, मुझे वैल्यूज़ पता है किसके लिए कितनी वैल्यू रखनी है। n के लिए मुझे कितना रखना है 0.35, यानी यहाँ मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिस पे मुझे कैलकुलेट करना है। देखो एक इलेक्ट्रॉन तो रेफरेंस मान लिया, जिस एक इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, रिपल्शन करेगा बेटा, एक ही टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो एक माइनस करके चलना है मुझे, यानी 1 इंटू 0.35। फिर n माइनस 1 के लिए कितना है वैल्यू 0.85, n माइनस 2 के लिए 1, और n माइनस 3 के लिए कितना है आपके पास 1 अगेन। तो इनकी वैल्यूज़ बस पुट कर देनी है आप लोगों को, और सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। यानी सिग्मा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, n में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, n माइनस 1 में 18, n माइनस 2 में 8 इलेक्ट्रॉन, n माइनस 3 में 2 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे क्या करना है, n में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 1 इंटू 0.35, n के लिए 0.35 वैल्यू लेनी है, ठीक है ना। n माइनस 1 में कितने हैं 18 है, और n माइनस 1 के लिए कितनी वैल्यू है 0.85 से मल्टीप्लाई किया। n माइनस 2 के लिए कितना है 1, यहाँ पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इंटू वैल्यू कितनी है 1, प्लस लास्ट वाला n माइनस 3 के लिए कितना है 2 इंटू 1। तो मुझे वैल्यू जो कैलकुलेट हुआ 25.65, यानी स्लेटर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 25.65। तो मैं यहाँ से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकता हूँ Z माइनस सिग्मा, Z स्टार इक्वल टू Z कितना है मेरे पास 30 माइनस 25.65, द आंसर इज 4.35। सिमिलरली फॉर द ND एंड NF इलेक्ट्रॉन वी कैन कैलकुलेट वेरी इजीली। फॉर n लेवल के लिए हमें 0.35 लेना है, और n माइनस 1, n माइनस 2 चाहे कोई भी लेवल हो उसके लिए 1 लेना है, बड़ा ही आसान होता है। सपोज करो आपसे पूछ लिया जाए कैलकुलेट सिग्मा फॉर द 3D इलेक्ट्रॉन इन जिंक, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब उसने बेटा पूछा है किस पे है, 3D के ऊपर पूछा है उसने, तो 3D पे पूछा है तो मैंने इस पे स्टार लगा दिया, यानी ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रिपल्शन तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन करेंगे ना, बाहर वाले से मुझे क्या मतलब है, इसलिए मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगा। तो मेरा nth लेवल अब क्या बन गया, nth लेवल मेरा ये बन गया, थर्ड शेल बन गया। तो nth लेवल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 18 में से एक इलेक्ट्रॉन को मैं क्या मानूंगा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, तो बचे कितने 17, और 17 जो इलेक्ट्रॉन बचे उनको कितने से मल्टीप्लाई करूँगा nth लेवल के लिए 0.35 से। n माइनस 1 में कितने आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो n माइनस 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, और n माइनस 2 को भी कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। तो सिग्मा मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ मल्टीप्लाई करके सभी को, जो आएगा 15.95। तो इस तरह से जब 15.95 आ गया आपके पास सिग्मा, तो हम लोग जो है सिग्मा कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से मैं बेटा क्या इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ से आपका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो मेरे पास कितना बनेगा Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम स्लेटर रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा आपको पता होना चाहिए बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए कि जो हमने स्लेटर रूल से अभी कैलकुलेशन की है वो बेटा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, उससे हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलता अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का और स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट के बारे में। क्योंकि स्लेटर ने क्या कहा था, स्लेटर ने कहा था कि जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है जब हम पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है ना, और जब टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक गलती हो गई इस लेटर से, जो उसने बाद में माना भी कि हाँ जो ये कैलकुलेशन है वो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, ये रफ आइडिया देती है। क्यों देती है, क्योंकि इसी वजह से यहाँ पे स्लेटर कैलकुलेशन जो है उसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन माना गया, क्योंकि इससे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है कहाँ पे, ग्रुप के अंदर खासकर। क्योंकि देखो बेटा जनरली हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कल का लेक्चर याद करो, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड की वैल्यू जब बढ़ती है तो नंबर ऑफ एडिड इलेक्ट्रॉन इन द सेम सेल बढ़ते जाएंगे, तो अफेक्टिव
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा और एटॉमिक रेडियाई कम होती जाएगी। और स्लेटर ने भी यही कहा कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और रेडियाई कम होगी। ये पॉइंट बिल्कुल सही है स्लेटर का, जो हमारे कल वाले लेक्चर से मैच करता है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? ग्रुप के अंदर। ग्रुप में स्लेटर से जनरली हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एन की वैल्यू बढ़ती है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी। लेकिन स्लेटर ने क्या कहा कि टॉप टू बॉटम मूव करने से, एटॉमिक नंबर बढ़ने से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। यही लिखा हुआ है ना उसने, वो कांस्टेंट रहेगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो एटॉमिक रेडियाई भी कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि टॉप टू बॉटम मूव करते हुए एटॉमिक रेडियाई तो बढ़ती है, इंक्रीज होती है, लेकिन स्लेटर ने क्या कहा? कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे आके स्लेटर रूल में प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है ना। इसलिए कई जगह पे स्लेटर रूल से रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में स्लेटर रूल है क्या, जिससे हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं कि रिपल्सिव फोर्स वहाँ पे कितना लग रहा है और अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा क्या रहने वाला है बेटा? डोमिनेट रहने वाला है, ताकि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो अपने शेल से भाग ना सके। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का स्क्रीनिंग कांस्टेंट, शील्डिंग इफेक्ट, स्प्लिटर रूल और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कल परसों हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।